चलिए गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम मौज बहार, बढ़िया सब चीजें, पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है। सर यहाँ पे ऐसी तैसी हुई पड़ी है, आप कह रहे हैं कि मौज बहार चल रही है। अरे कुछ नहीं होता, जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। खूब पढ़ो लिखो और अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, पेपर भी इजी आएगा, इजी लगेगा और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे। आइए चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं सर हमारा लेक्चर नंबर, मतलब ऑनलाइन का हमारा लेक्चर नंबर 5। और ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले लेक्चर में हमने कैश बजट करा था, मैनेजमेंट ऑफ कैश करा था, उसके अंदर कैश बजट हमने कंप्लीट करा था, उसके 2 क्वेश्चंस भी करे थे जो होपफुली आपने ये लेक्चर देखने से पहले रिपीट करके आए होंगे। और अगर नहीं करा है तो रिपीट जरूर कर लीजिएगा। और आज के चैप्टर में सॉरी आज के लेक्चर में हम करेंगे अपना कॉन्सेप्ट नंबर 5। और लिखना शुरू करिए। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें करना है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटोरी। लिखिए मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, कई बार इसका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपको ये ध्यान से करना होगा मेरे साथ साथ। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 5 मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री लिखना शुरू करेंगे। लिखिए इज प्लानिंग प्लानिंग कॉमा ऑर्डरिंग कॉमा storing and use of materials and finished goods so that the right so that the right so that the right quantity is available at the right time at minimum total कॉस्ट। ठीक है भैया, हमें यहां पे करना क्या है, सुनिए मेरे दोस्तों। हमें क्या करना है कि इन्वेंट्री को इस तरीके से मैनेज करना है कि मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। उसके बहुत सारे हमारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, लिखिए पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले जो हमें करना है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान से करना है। ठीक है, क्या होता है, आइए सबसे पहले लिखेंगे इफ स्टॉक इज टू लिटिल। अगर हमारे पास बहुत कम स्टॉक हम रखते हैं तो क्या होगा, लिखिए कॉमा द कंपनी में फ्रीक्वेंटली रन आउट ऑफ गुड्स। कंपनी हो सकता है कि भाई हमारे पास इतना कम स्टॉक हो, हमारे पास स्टॉक ही नहीं बचा और फैक्ट्री में काम रुक गया। आगे लिखिए अगर स्टॉक इफ स्टॉक इज टू मच। अगर हम बहुत सारा स्टॉक खरीद के रख लेंगे तो क्या होगा, यानी कि हम बहुत सारा स्टॉक कैरी करेंगे। क्या करेंगे सर, कैरी यानी कैरिंग। अगर हम बहुत ज्यादा स्टॉक कैरी करेंगे, लिखे आगे कॉमा द फर्म्स
मनी मतलब कंपनी का जो पैसा है, गेट अननेसेसरीली अननेसेसरीली टाइड अप। भाई कंपनी का बहुत सारा पैसा फंस जाएगा किसमें, इन इन्वेंट्री में, इन इन्वेंट्री। ठीक है। बताओ समझ आया? देखो बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास जो है मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, हमने शेयर होल्डर से 10 लाख रुपए लिए। अब 10 लाख रुपए सर कहां लगाऊंगा? सर मैं फिक्स एसेट में लगाऊंगा, करंट एसेट में लगाऊंगा। फिक्स एसेट में लेट सपोज मैंने लगा दिए 6 लाख रुपए। अब मेरे पास डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, स्टॉक के लिए, इन सब के लिए कितने पड़े? 4 लाख। अब जरा समझिए, जरा समझिए, अगर मैं बहुत ज्यादा स्टॉक में पैसा लगा दूं, समझिए, बहुत ज्यादा स्टॉक में पैसा लगा दूं, तो स्टॉक तो सर मेरे पास बहुत सारा आ जाएगा, मेरी फैक्ट्री में काम कभी नहीं रुकेगा। लेकिन सर, लेकिन जब मैं यहां पैसा ज्यादा लगा दूंगा तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है? सर इन्वेस्टमेंट की। आप ये कह सकते हो कि बैंक में इंटरेस्ट की। समझो जरा, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख में से मैंने 8 लाख रुपए तो क्या करा? फिक्स एसेट में लगा दिए। अब मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब मैं 2 लाख का क्या करूं सर? स्टॉक भी तो खरीदना पड़ेगा। समझो, अगर मैं पूरे 2 लाख का स्टॉक खरीद लूं तो 2 लाख रुपए गए। 2 लाख का स्टॉक खरीदा, 2 लाख रुपए गए। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि एक काम करूं कि मैं 1 लाख का स्टॉक खरीदूं और बचे हुए 1 लाख इन्वेस्ट कर देता हूं, जब तक ये स्टॉक खत्म होगा 1 लाख का, समझो मेरी बात, कि मैं 1 लाख का स्टॉक खरीद लेता हूं और 1 लाख रुपए बैंक में रख देता हूं, इन्वेस्टमेंट खरीद लेता हूं, इन्वेस्टमेंट से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वहां पे 10% का। अब जब तक ये 1 लाख का स्टॉक खत्म होगा तब तक मैं इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ टाइम का इंटरेस्ट कमा लूंगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का इंटरेस्ट कमा लूंगा और फिर पैसा निकाल लूंगा, फिर दोबारा स्टॉक खरीद लूंगा। क्या मेरे लिए फायदेमंद है? बिल्कुल सही। तो सर यहां पे ट्रेड ऑफ चलता है किसके बीच में, कि आप कैरी करते हो और कितना आप कैरी नहीं करते हो, मतलब कितना इन्वेस्ट करते हो। लेकिन यहां पे सर दिक्कत यह है, समझो, मैं ये सोच के चल रहा था 1 लाख रुपए का स्टॉक लाके रख दिया, अब ये कम से कम 1 महीना चलेगा और 1 महीने की इन्वेस्टमेंट कर दी। पर पता चला कि ये 20 दिन में स्टॉक खत्म हो गया। लो, 20 दिन में स्टॉक खत्म हो गया। अब क्या करें? सर अगर 20 दिन में स्टॉक खत्म हो गया तो फैक्ट्री में जाके देखा कि भाई वर्कर खाली बैठे हैं, कह रहा है भाई माल ही नहीं, हम कहाँ 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 से काम करें। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, मुझे तो ज्यादा रखना चाहिए था स्टॉक, क्योंकि काम रुक जाएगा तो वर्कर बैठा हुआ है और वर्कर को बैठा के भी आपको पैसे तो देने होते हैं, क्योंकि वो कहेगा कि भाई मैं तो आ रहा हूं, आप काम नहीं दे पा रहे, मुझे तो अपनी तनख्वाह चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा नुकसान वाली बात है। तो मैं क्या करूंगा सर? मैं ज्यादा कैरी करूंगा, अपना स्टॉक ज्यादा रखूंगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि ज्यादा रखूंगा और अगर ज्यादा नहीं बन पा रहा तो मेरी एक तरफ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मारी जा रही है। तो ये हमें सीखना है यहाँ पे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले तो हम स्टॉक लेवल की बात करते हैं। सबसे पहला लेवल है हमारा, लिखिए। सबसे पहले लिखिए इसमें पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए नहीं, इसमें लिखिए सबसे पहले तो वेरियस स्टॉक लेवल। सबसे पहले लिखिए वेरियस स्टॉक लेवल, लेवल्स। समझिए जरा, क्या आप सबके घर पे एक ऐसा डब्बा होता है? सर किस चीज का डब्बा? आटे का डब्बा। क्या एक आटे का डब्बा आप सबके घर पे होता है? हाँ सर, हम सबके घर पे होता है। और क्या उसमें बिल्कुल जब एकदम खत्म हो जाता है आटा, बिल्कुल एकदम जीरो, तब क्या आप ऑर्डर करते हो? समझो, आपके पास आटे का ड्रम है, ठीक है, मम्मी आपका ये इसको मैनेज करती हैं। अब क्या पूरा आटा खत्म हो जाता है तब आप सोचते हो कि चलो अब नया आटा लेकर आते हैं? या कुछ ना कुछ बचा होता है, कुछ ना कुछ बचा होता है, तभी आपकी मम्मी कह देती है आटा खत्म होने वाला भैया, आटा ले आओ। क्यों पूरा खत्म होने का वेट क्यों नहीं करते? क्योंकि सर उनको पता है कि आटे का अभी ऑर्डर देंगे, अभी आपको कहेंगे लाने के लिए, तो आप कुछ समय लगाओगे, आप कुछ समय लगाओगे। तो इसलिए उनको लगता है कि 3-4 दिन का आटा बचा हुआ है, कि अगर ये 3-4 दिन बाद भी लाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन तक तो चल जाएगा, 3-4 दिन तक
चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो पहले आके बोल देती हैं कि भैया आटा खत्म हो गया, ले आओ। अब उनको पता है कि आप जाओगे 2-3 दिन के अंदर लेकर आओगे या आपके पापा लेकर आएंगे, एज द केस में भी। सर हम तो ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। ठीक है, चलो ब्लिंकिट ब्लिंकिट जो भी है, फिर भी मान के चलते हैं कि भाई 3-4 दिन तो लग जाएंगे आने के अंदर। अच्छा, अब 3-4 दिन में हो सकता है कि आपके घर में एक व्यक्ति आ जाए जिसको आप प्यार से रिश्तेदार कहते हो सकता है 3-4 दिन में वो रिश्तेदार भी आ जाए। और बताओ, अगर रिश्तेदार आ गया तो क्या वो खाना खाएगा? सर खाना खाएगा, हो सकता है वहां पे रुक भी जाए, हो सकता है 2 दिन के लिए आ जाए। तो सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि हमारे पास जो आटा पड़ा हुआ था वो तो पहले से ही कम था, 3-4 दिन तो आने में लगेंगे, ऊपर से रिश्तेदार और आ गया। ठीक है, तो जिस लेवल पे जाके, समझिए, जिस लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, समझो, जिस लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है उसको कहा जाता है री ऑर्डर लेवल। समझो जरा, जिस लेवल पे आके मान लेते हैं ये टोटल जो है वो 30 किलो का है। कितने का ड्रम है? 30 किलो का। और आपकी मम्मी को पता है कि 5 किलो पे जाके हमें ऑर्डर कर देना है, क्योंकि आने में अगर बुरी से बुरी सिचुएशन भी हुई कि मेहमान भी आ गया, टाइम भी आप लगा रहे हो, तो भी 5 किलो आटा तो हमारा आराम से चल जाएगा। समझो, रीऑर्डर लेवल में हम मान के चलते हैं कि बड़ी बुरी सिचुएशन है, क्या आने में भी बड़ा टाइम लग रहा है, ऊपर से रिश्तेदार भी घर आ गया, आटा आने में भी टाइम लग रहा है, ऊपर से रिश्तेदार भी आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं वो 5 किलो है, मान लेते हैं। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? सर इसको निकालेंगे, बुरी सिचुएशन मान के चलो। बुरी सिचुएशन मतलब, पहले लिख लो इसको, एक काम करो, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ material when the quantity of material reach a certain figure then 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 fresh। भाई हम यहां पे जाके फ्रेश ऑर्डर कर देंगे, फ्रेश ऑर्डर, जिसको आप कह सकते हो, ब्रैकेट में लिख लेना, री ऑर्डर। फ्रेश ऑर्डर या रीऑर्डर इज सेंट टू गेट materials अगेन। ठीक है, ये होता है मेरा री ऑर्डर लेवल। अब री ऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया कि सर री ऑर्डर लेवल में हम मान के चलते हैं कि भाई बुरी से बुरी सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, लिखिए, आपको थोड़ा बहुत तो इसमें देखो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम कंजम्पशन, बुरी सिचुएशन क्या होगी कि सर मैक्सिमम कंजम्पशन हो रहा है, और मैक्सिमम कंजम्पशन कब होगा आटे का? जब सर घर वाले तो खाएंगे खाएंगे, उसके साथ साथ रिश्तेदार भी आके खाने लग जाएगा, तो मैक्सिमम कंजम्पशन होगी। और सर एक तो आटा बहुत जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि रिश्तेदार भी आ गया और आप भी 5-5 रोटियां खा रहे हैं। दूसरा, आने में बड़ा टाइम लगेगा, यानी कि मैक्सिमम डिलीवरी या लीड टाइम। तो बुरी सिचुएशन मान के चली हमने कि भाई अगर आपकी मम्मी कह रही है कि देखो बुरी से बुरी सिचुएशन भी हुई, चलो लिख लो पहले इसको, रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी या लीड टाइम। अब आपको ये पांच पांच फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं कोशिश तो करूंगा कि आपको याद हो जाए, फिर भी आपको देखो आपको करना तो पड़ेगा याद, दूसरा ऑप्शन नहीं है कोई। ठीक है चलिए, लिख लिया। हाँ, अब क्या है सर, बुरी सिचुएशन है कि कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि रिश्तेदार आ गया, और ऑर्डर प्लेस करा है, आने में टाइम भी बड़ा लगेगा, तो मम्मी को पता है कि देखो बुरी से बुरी सिचुएशन भी हुई तो 5 किलो एक ऐसा लेवल है, 5 किलो एक ऐसा लेवल है जहां रिश्तेदार भी आ गया, और आने में जो नॉर्मल दिन लगते हैं 2 दिन लगते हैं, नॉर्मली कितने लगते हैं 2 दिन, पर अगर ज्यादा भी टाइम लगा तो 5 दिन लग जाएंगे।
ज्यादा भी लगा तो 5 दिन लग जाएंगे। तो उनको लगता है कि भाई, उनको लगता है कि एक दिन में कितना आटा खा सकते हैं, उनका मैक्सिमम कंजम्पशन भी करे ना तो एक दिन में, ये लिखना मत, एक दिन में 1 किलो आटा होगा मैक्सिमम खाएंगे। रिश्तेदार भी आ गया तो 1 किलो आटा एक दिन में लग जाएगा। और मैक्सिमम टाइम पीरियड जो लगेगा वो 5 दिन का लग सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास 5 किलो आटा बचना चाहिए, जब जाके समझो 5 किलो आटा जब मेरे पास बच जाएगा तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 5 किलो आटा जब बच जाएगा तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये होता है री ऑर्डर लेवल। ठीक है, इसको कहते हैं री ऑर्डर लेवल। तो री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या हुआ, आइए जरा लिख लेते हैं इसको हिंदी में। इस लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, कि भाई हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब चाहे मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाए और आने में टाइम भी लग जाए, तो 5 किलो जैसे ही खत्म होगा दोबारा से रीऑर्डर जितना करा था वो आ जाएगा। कम ऑन, जितना हमने ऑर्डर करा था वो आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर ए। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1 था, इसी का पॉइंट नंबर ए लिख लेते हैं इसको। आइए, तो एक तो ये हो गया मेरा री ऑर्डर लेवल हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, लिखिए दिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। देखो आपके, मैं आपको रियली बताऊं, आपके कोर्स में ना बहुत ज्यादा ये डिटेल में नहीं है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। मेरा जो ज्यादातर आपके थ्रू जो ये रहेगा समझाने का, वो ये रहेगा कि आप फॉर्मूला ही याद करो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं। क्वेश्चन भी सिंपल सा आएगा, तो सिंपल फॉर्मूला लगा के आप कर लो। जितना मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ वो काफी है, इससे ज्यादा आप इसको समझने की कोशिश मत करो। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता नहीं भाई मुझे तो डिटेल में समझना था, तो एक काम करना, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने इसमें डिटेल में समझा रखा है, वो आप मेरे से पूछ लेना, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहां पे कर सकते हैं। पर अभी मत पढ़ना, अभी तो सिर्फ आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो और सिर्फ जितना मैं करा रहा हूँ उतना करो, फॉर्मूला याद करके काम चला लो। आइए, तो मिनिमम स्टॉक लेवल का के बारे में लिख लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक दैट शुड बी हेल्ड, हमारे पास होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। ये हमारे पास हमेशा होना चाहिए, मिनिमम इतना तो पड़ा होना चाहिए। तो कितना पड़ा होना चाहिए मिनिमम, देखो बहुत सिंपल है भाई, एक जगह जाके हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो जिस लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे वो होता है रीऑर्डर लेवल, ये तो अभी हमने पढ़ा। तो जब तक मेरा, ठीक है, तो आओ लिखते हैं इसका फॉर्मूला। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, देखो मैं एक जगह जाके तो ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। कब ऑर्डर प्लेस कर दूंगा सर, मैं री ऑर्डर लेवल पे जाके, री ऑर्डर लेवल पे जाके तो ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो जब तक ये आएगा, जब तक ये आएगा तब तक कुछ कंजम्पशन होती रहेगी, तब तक इसी में से कुछ कंजम्पशन तो होती रहेगी। तो कितनी होगी, मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज, यहां हम मान के चलेंगे एवरेज। क्या मान के चलेंगे, एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई टाइम भी कितना लगेगा, एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, समझो जरा, जैसे मैंने कहा कि 5 किलो पे जाके, लिखना मत इसको, 5 किलो पे जाके मम्मी कह देती है कि भाई जाके आप आटा ले आओ। तो जब तक आपने ऑर्डर प्लेस करा, तो ये 5 किलो आटा जो बचा आपके पास, इसमें आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो 5 किलो बचा है,
इसमें से जब तक नया वाला आएगा, जब तक नया वाला आएगा तब तक इस 5 किलो में से काम चलेगा। तो इस 5 किलो में से मान के चलते हैं एवरेज, एवरेज जो है आप एवरेज जो है आप लेट सपोज 2 किलो खा लेते हैं, मान लेते हैं कितना खा लेते हो एवरेज 2 किलो, एवरेज कितना खा लेते हो 2 किलो, ठीक है। अच्छा, और आने में टाइम भी कितना लगेगा, मान लेते हैं एवरेज टाइम 2 दिन, एवरेज टाइम 2 दिन। तो 5 किलो पे जाके मैंने ऑर्डर प्लेस करा, समझिए 5 किलो पे ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर आने में कितना टाइम लगेगा 2 दिन, ऑर्डर आने में कितना टाइम लगेगा 2 दिन। तो जब तक 2 दिन है तब तक 2 दिन इस 5 किलो से काम चलेगा। अच्छा, अब इस 5 किलो में से कितना खाएंगे, हम आके चलते हैं एवरेज खा रहे हैं, एवरेज कितना खा रहे हैं 2 किलो, कम ऑन एवरेज कितना खा रहे हैं 2 किलो। तो 2 किलो एक दिन, 2 किलो 2 दिन, तो 2 दिन में कितना आटा खा गए, 4 किलो खा गए, कितना खा गए 4 किलो। तो कितना बचेगा फिर 1 किलो। तो जो आखिरी में कम से कम बचा ये क्या हो गया मिनिमम लेवल, क्या हो गया मिनिमम लेवल। तो याद रखना मिनिमम लेवल के लिए, मिनिमम लेवल के लिए आपको एवरेज कंजम्पशन लेनी है और एवरेज डिलीवरी टाइम, समझो एवरेज कंजम्पशन एवरेज डिलीवरी टाइम, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ फॉर्मूला लिख लेना। तो हमारा मिनिमम लेवल हो गया। अच्छा, एक हो गया सर रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, नहीं आ जाता, कॉमा तब तक, तब तक रीऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन होगी एंड आने में एवरेज टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर है, इजी है। तो हमने कौन सा करा सर, किस लेवल पे जाके हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, रीऑर्डर लेवल। अच्छा, रीऑर्डर लेवल जब तक आएगा तब तक एवरेज कंजम्पशन होगी, जो बचेगा वो मिनिमम लेवल। अब अगला लिखिए मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है सर, जब वो भर जाएगा पूरा, जब वो पूरा भर जाएगा। अभी तो बताया सर 30 किलो का डब्बा था, नहीं देखो 30 किलो का तो डब्बा है, तो ये इसका मतलब ये थोड़ा हम पूरा भर देंगे उसको एकदम बिल्कुल परत यूं बिछा के एकदम बिल्कुल पूरा भर देंगे, नहीं भाई मैक्सिमम कितना भर लेते हैं उसको हम, उसकी बात हो रही है। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए मैक्सिमम लेवल। लिखिए इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी it is the quantity of materials beyond which a firm should not exceed should not exceed its stock। मतलब ये वो लेवल होता है कि इससे ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है, इससे ऊपर जा रहे हो तो बेकार में पैसा फंसा रहे हो अपना, इतना ही रखो और बाकी क्या करो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम लेवल क्या होगा, देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमारा सर मैक्सिमम लेवल होगा कि हम आइए लिखिए मैक्सिमम लेवल, हम रीऑर्डर लेवल पे जाके तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, रीऑर्डर लेवल पे जाके तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जब तक ये आएगा, जब तक ये आएगा, जब तक हमने जो ऑर्डर दिया है जब तक वो आएगा तब तक कुछ कंजम्पशन होगी। कितनी कंजम्पशन होगी सर, मैक्सिमम, मिनिमम या नॉर्मल। सर मिनिमम, कितनी होगी मिनिमम,
तभी तो ये मैक्सिमम बनेगा। जब मैं कम से कम खाऊंगा तभी डब्बे में ज्यादा बचेगा, अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो डब्बे में कम बचेगा। तो क्या होगा सर? मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन। अच्छा, आने में टाइम भी कितना लगेगा? कम से कम, मिनिमम डिलीवरी टाइम। ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज आएगी यहां पे, ठीक है, आप समझो जरा। मैंने आपसे क्या कहा कि 5 किलो पे जाके, इसको लिखना मत, 5 किलो पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब तक ये आएगा, जब तक ये आएगा, मान के चलते हैं मिनिमम कितना कंज्यूम करेंगे? 1 किलो। कितना कंज्यूम करेंगे? मिनिमम 1 किलो। और आने में टाइम भी कितना लगेगा? मान लेते हैं 1 दिन। मिनिमम टाइम कितना लगेगा? 1 दिन। तो समझो जरा, 5 किलो पे तो ऑर्डर मैंने प्लेस करा, 1 किलो 1 दिन में खाया और अगले दिन ही आटा भी आ जाएगा। तो 5 किलो में से कितना निकल गया? सर 5 किलो में से 1 दिन में 1 किलो निकल गया। कितने किलो बचे? 4 किलो। कितने किलो बचे? 4 किलो। अब 4 किलो बचा हुआ है और नया ऑर्डर भी आ गया है। समझो, नया ऑर्डर भी ड्रम में आ जाएगा। तो मान लेते हैं जो मैंने नया ऑर्डर करा वो 20 किलो का करा। नया ऑर्डर कितने करा? 20 किलो। तो अब मेरा ड्रम टोटल पूरा मैक्सिमम कितना भर जाएगा? सर देखो, 5 किलो पे आपने ऑर्डर प्लेस करा और 1 दिन बाद आया, तो उस 1 दिन में कितना खा गए? 1 किलो आटा खा गए। उस दिन में कितना खा गए? 1 किलो आटा। तो ड्रम में कितना बचा? 4 किलो। ड्रम में कितना बचा? 4 किलो। और ऊपर से कितना डाल दिया आपने? 20 किलो। तो मेरे ड्रम में टोटल आटा कितना भर गया? 24 किलो। ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल पे हमने ऑर्डर प्लेस करा। जब तक ऑर्डर आएगा तब तक मिनिमम कंजम्पशन होगी और आने में मिनिमम टाइम लगेगा। और जब ये हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? री ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जितना मैंने मंगाया था वो इसमें ऐड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? री ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां लिख लेना, ये वो क्वांटिटी है जिसका ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया था। ठीक है, याद रखना, इसको अभी हमें पढ़ना है। इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। अभी पढ़ेंगे इसको हम। एक्चुअली आप पढ़ चुके हो, याद है बॉमल भाई साहब के बारे में? याद है उन्होंने ऑप्टिमल कैश बताया था, जो 2A × F × क्या था, O था। याद आया कुछ? तो यहाँ पे भी वही है। ये बताओ, क्लियर हुआ? अच्छा, 3 हो गए। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, रीऑर्डर हो गया, और कौन सा रह गया सर? डेंजर लेवल रह गया। डेंजर लेवल, इसके भाई नीचे आ गए फिर तो दिक्कत है कि भाई आपका काम धंधा बंद हो सकता है। देखिए, इट इज द लेवल बियॉन्ड विच, इट इज द लेवल बियॉन्ड विच materials should not fall in any case। इसके बिन मतलब इससे कम तो होना नहीं चाहिए। और ये क्या होगा? लिखिए डेंजर लेवल। ये होगा सर हमारा कि भाई एवरेज कंजम्पशन होगी और आने में टाइम बड़ा लगेगा। यानी कि कौन सा टाइम लगेगा? इमरजेंसी वाला टाइम। मैक्सिमम इमरजेंसी, मैक्सिमम इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। ठीक है, ये डेंजर लेवल होता है कि भाई इसके बिना, इसके नीचे गया फिर तो दिक्कत है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 6, सॉरी 5, ये लिख लिया। पॉइंट नंबर 5, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक लेवल आपका दो तरीके से निकलता है। एक आपका निकलेगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम
स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दूसरा और यहां लगा देना, और मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 मल्टीप्लाई री ऑर्डर क्वांटिटी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय री ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं। पहला, अच्छा सर एग्जाम में कौन सा करना है? अगर एग्जाम में आ गया तो आपको दोनों करनी है। ठीक है, दोनों से करना है, लिखिए नोट इन। अच्छा, दोनों से ऐसा नहीं है कि दोनों से एक ही वैल्यू निकलेगी, दोनों से वैल्यू भी अलग अलग निकलेगी, तो आपको दोनों करके दिखाने हैं। इन एग्जाम कैलकुलेट एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक लेवल यूजिंग बोथ फॉर्मूलाज, बोथ फॉर्मूलाज। ठीक है, अच्छा इसको लिख लो फटाफट से, और एक और नोट लिखना है, लिखिए नोट नंबर 2। ये है मेरा री ऑर्डर एंड री ऑर्डर लेवल एंड री ऑर्डर क्वांटिटी, ये दोनों अलग अलग हैं, री ऑर्डर लेवल अलग है, री ऑर्डर क्वांटिटी अलग है। इसके लिए नोट लिखवा रहा हूं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, आइए, तो मेरा री ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल क्या था, मैंने आपको बताया था, जिस लेवल पे जाके, जिस लेवल पे जाके हम नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिस लेवल पे जाकर हम नया ऑर्डर, अच्छा जो नया ऑर्डर प्लेस करते हैं वो ही होता है मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, जिस लेवल पे जाकर हम नया, जिस लेवल पे जाकर हम नया, नहा लिख दिया, बताओ मैंने नया लिखना था, नहा लिख रहा हूं, नया, 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 नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कर देते हैं। तो जहां पे जाके हम नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं वो होता है री ऑर्डर क्वांटिटी, और जितना मंगाते हैं, जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी गई है, लिखिए जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी गई है वो होता है मेरा री ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है बॉमल मॉडल में। याद है हमने बॉमल मॉडल कैश के लिए भी पढ़ा था, सेम यही है, सेम वही है जो हमने वहां पढ़ा था, सेम वही से है। एक्चुअली बॉमल मॉडल उसने दिया तो इन्वेंट्री के लिए था, उसको तोड़ मरोड़ के कैश में जोड़ दिया, जबकि कैश में उसका इतना यूज नहीं है, उसका एक्चुअल में यूज कहां पर है, यहाँ पे। तो बॉमल ने जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया है वो हमें इसमें पढ़ना है। तो दोनों में फर्क समझ लेना, रीऑर्डर लेवल अलग है, रीऑर्डर क्वांटिटी अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, आइए मेरे साथ साथ, ये लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लो, आराम से, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। चलिए, पढ़ लिया आपने, आइए मेरे साथ साथ पढ़िए फिर से। कह रहा है दो कंपोनेंट है एक्स और वाई यूज करे जाते हैं, नॉर्मल यूसेज दे रखा है 300, पर नॉर्मल किसका, एक्स का वाई का नहीं बता रखा, तो दोनों का होगा। अच्छा, मैक्सिमम यूसेज भी दे रखा है 350 पर वीक, ये भी पर वीक, ये भी पर वीक। अच्छा, ये नहीं पता एक्स का वाई का, तो मान के चलेंगे एक्स और वाई दोनों का। अच्छा, मिनिमम यूसेज भी दे रखा है 150 पर वीक। ठीक है,
फिर कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है सर कितने यूनिट मंगाओगे, यानी कितने का ऑर्डर प्लेस होगा। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। तो x के 2000 यूनिट मंगाते हैं और y के 4000 यूनिट हम मंगाते हैं। अच्छा, रीऑर्डर पीरियड आने में टाइम कितना लगता है? कह रहा है x में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, यानी मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6, और y में 4 से 2 हफ्ते लगते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल। आइए कैसे निकालेंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा लेवल ऑफ इन्वेंट्री का, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा कह सकते हो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, छोटी सी। क्या बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट में? आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले दो चीजें। एक आपको लिखना है टाइम, और दूसरा आपको लिखना है यूसेज या कंजम्पशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो यूनिट है, मतलब दो गुड्स है एक्स और वाई, तो दोनों के लिए अलग अलग एक्स और वाई। ठीक है। क्या क्या होगा इसमें? एक होगा सर नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, एक होगा इसमें मैक्सिमम, एक होगा, जगह छोड़ के लिखना, यहाँ पे लिखो बीच में एवरेज। एवरेज को आप कह सकते हो नॉर्मल, और मिनिमम। ठीक है। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं पहले यूसेज यानी कि कंजम्पशन के बारे में। कंजम्पशन में देखो उसने नॉर्मल दे रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, एक्स और वाई दोनों के लिए सेम है, एक्स और वाई दोनों के लिए सेम है 300। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों के साथ में ही लिख देता हूं। ठीक है, 300, सॉरी 300 नहीं, कितना है, मैक्सिमम है सर 450। तो पहले मैक्सिमम लिखूंगा ना। आओ, मैक्सिमम हो गया 450। हाँ, एक्स और वाई का मैक्सिमम हो गया सर 450 दोनों का। ठीक है, तो 450 यूनिट हो गए। अच्छा, उसके बाद 300 नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल मतलब एवरेज में लिख देता हूं। नॉर्मल कितने हो गए सर? 300। और मिनिमम कंजम्पशन कितनी है सर? 150। मिनिमम कंजम्पशन 150। बताओ, क्लियर है? समझ आया? अच्छा, टाइम की बात करते हैं। एक्स और वाई के टाइम अलग अलग है। देखो एक्स में कितना टाइम लगेगा? 4 से 6 हफ्ते। 4 हो गया मेरा मिनिमम, और 6 हो गया मैक्सिमम। आप लिख दो सर, एक्स में 4 हो गया मिनिमम, 6 हो गया मैक्सिमम। लेकिन सर नॉर्मल तो गिवन नहीं है, या एवरेज तो गिवन नहीं है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? सर सिंपल एवरेज निकलेगा आपका, यहाँ पे एक्स का जो एवरेज निकलेगा, एक्स का एवरेज टाइम जो निकलेगा, कैसे निकलता है एवरेज टाइम? सर बहुत सिंपल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। यहां पे याद रखना ये एवरेज स्टॉक लेवल नहीं है, ये टाइम का लेवल है। तो टाइम का लेवल कितना हो गया सर? 6, मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 6 है, तो इसका एवरेज कितना हो गया? इसका एवरेज हो गया 5। ये आ गया यहाँ पे 5। सिंपल है। अब मेरी बात समझिए जरा, मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया होता, तो फिर क्या गिवन होता? मान लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। आओ जरा इसका एवरेज करते हैं। मैक्सिमम कितना है? 450, प्लस मिनिमम कितना है? 150। डिवाइड किससे करेंगे सर? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ओहो, ये तो 300 ही आ रहा है। यानी कि मैं एवरेज निकाल सकता हूं अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम गिवन है। और अगर मिनिमम एवरेज क्वेश्चन में उसने दे दिया, समझो, अगर क्वेश्चन में तीनों में से एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम तीनों में से एक भी गायब कर दिया, तो आप दो की हेल्प से उसको निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसी बात पे आप मुझे ये बताइए जरा कि y का टाइमिंग कितना है? सर y का टाइमिंग है मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। अच्छा, यहां पे एवरेज बता देते हैं जरा। एवरेज टाइम किसके लिए? y के लिए। सर 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज टाइम आ गया 3। कितना आ गया? 3। अच्छा, ये टाइम जो दे रखा है ये वीक्स में दे रखा है। ठीक है, कैसे दे रखा है? वीक्स में। अच्छा, इतना चार्ट बन गया कि चार्ट में मुझे मैक्सिमम मिनिमम टाइम, मैक्सिमम मिनिमम कंजम्पशन ये मिल गए। अब मेरा आराम से काम हो जाएगा। सबसे पहले उसने क्या पूछा? री ऑर्डर लेवल, यानी किस लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो सर हम मान के चलते हैं री ऑर्डर लेवल पे
कि बुरी से बुरी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन में क्या होगा, रिश्तेदार आ जाएगा सर, मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाएगी, मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाएगी, और आने में बुरी सिचुएशन में मैक्सिमम डिलीवरी टाइम भी लगेगा, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम भी लगेगा। आइए जरा एक्स की बात करते हैं सर, एक्स में मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है चेक करो सर, मैक्सिमम कंजम्पशन दोनों में सेम है 450 यूनिट्स, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कितना है एक्स में सर, एक्स में मैक्सिमम टाइम है ये रहा 6 हफ्ते, कितना है 6 वीक्स। तो किस लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए सर, 450 मैक्सिमम कंज्यूम होंगे और आने में मैक्सिमम टाइम 6 हफ्ते लगेगा, तो 2700 यूनिट पे जाके तो ऑर्डर प्लेस कर ही देना, यानी इससे कम आने मत देना, 2700 यूनिट्स पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मुझे बताओ यहां पे किसी को कोई डाउट, क्लियर है? चलिए, मेरा थोड़ा है ना गला खराब है, खांसी भी है। अच्छा y में बताइए सर, y में 450 ही मैक्सिमम यूनिट है, क्योंकि x और y में दोनों सेम थे। हाँ, टाइम अलग है, y में ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लगेगा सर, 4 हफ्ते, कितना 4 वीक्स। तो y के लिए मेरा रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए सर, 450 1800 हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, 1800 यूनिट्स। ये लीजिए सर, x और y दोनों के मैक्सिमम क्या आ गए, सॉरी रीऑर्डर लेवल आ गए, मैक्सिमम नहीं, रीऑर्डर लेवल आ गए। चलिए नेक्स्ट बताइए जरा, पॉइंट नंबर 2। सेकंड क्या पूछ रहे हैं सर, मैक्सिमम लेवल कितना भर सकता है, मैक्सिमम लेवल। तो मैंने आपको बताया कि सर भरने के लिए, मैक्सिमम लेवल भरने के लिए सबसे पहले तो आप रीऑर्डर लेवल पे जाके क्या कर दोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे, यानी री ऑर्डर लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दोगे। और मैक्सिमम भरना है तो कंजम्पशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम भरना है तो कंजम्पशन होनी चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम कंजम्पशन होती रहेगी। अच्छा, टाइम भी कितना लगना चाहिए, मिनिमम टाइम लगना चाहिए, मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी टाइम। और जब तक ये आएगा इसके अंदर क्या आ जाएगा सर, री ऑर्डर क्वांटिटी भर जाएगी, क्या भर जाएगी, री ऑर्डर क्वांटिटी। आइए तो एक्स और वाई के लिए मुझे बताइए जरा, री ऑर्डर लेवल अभी निकाला था हमने, कितना निकाला था सर, एक्स के लिए 2700 और वाई के लिए 1800, माइनस जब तक ये आएगा, मतलब 2700 पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, तब तक मिनिमम कंजम्पशन होगी एक्स की। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है सर, 150, दोनों की 150 है, तो y में भी 150 और यहां भी 150। अच्छा, टाइम अलग है, x में मुझे बता सकते हैं आप मिनिमम टाइम कितना है सर, x में मिनिमम टाइम है 4 हफ्तों का, 4 वीक्स, ठीक है। और y में मिनिमम टाइम कितना है सर, y में मिनिमम टाइम है 2 हफ्तों का, 2 वीक्स। तो ये तो इसमें से क्या हो जाएगी सर, कंजम्पशन, क्या हो जाएगी, कंजम्पशन। लेकिन पूरा भरेगा भी तो, और भरेगा किससे, जितना मैंने ऑर्डर प्लेस करा है, कम ऑन, भरेगा किससे, जितना ऑर्डर प्लेस करा है। और ऑर्डर प्लेस करने का क्या था सर, ये रहा 2000 इसके और 4000 इसके, तो ये हो गया सर 2000 एक्स के और 4000 वाई के, ठीक है। चलिए तो टोटल कितना हो गया सर, 150 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2000 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2000, अच्छा मैं गलत कर गया, सॉरी, ये और ये तो प्लस होंगे ना, हाँ। तो ये हो गया 2700 तो पहले थे, 2000 हो गए, यानी 2700, इसमें से कंजम्पशन कितना हो जाएगा 600, फिर भर कितना जाएगा 2000 और भर जाएगा, यानी ये हो गया 4100, 4100 यूनिट्स, ठीक है। बताओ क्लियर है, चलिए। अच्छा यहाँ पे कितना होगा सर, 1800 पे तो ऑर्डर प्लेस करा, और जब तक ये आएगा तो 150 इंटू 2 300 निकल जाएंगे, तो 1500 बचेंगे, 1500 जैसे भरे बचे, 4000 यूनिट और उड़ेल दिया आटा उसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5500 पूरा ड्रम भर जाएगा, 5500 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। तो हमने मैक्सिमम लेवल भी निकाल दिया,
अच्छा, अब आगे क्या बताना है सर? अगला पॉइंट नंबर 3 कह रहा है मिनिमम लेवल। अच्छा, मिनिमम के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है कि हम क्या करेंगे? हम मिनिमम के लिए एवरेज कंजम्पशन करते हैं। यानी फिर दोबारा हम बात कर रहे हैं सर मिनिमम लेवल की। हम कहते हैं कि सर हम रीऑर्डर लेवल पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे और जब तक ऑर्डर आएगा इसमें एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन होगी। एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन होगी और आने में एवरेज या नॉर्मल डिलीवरी टाइम लगेगा। एवरेज या नॉर्मल डिलीवरी टाइम ही लगेगा। ठीक है, आइए एक्स और वाई दोनों की बात करते हैं। मुझे बताइए सर, अभी हमने दोनों का रीऑर्डर लेवल निकाला था, कितना निकाला था? 2700 और 1800। तो 2700 और 1800 पे जाके तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जब तक ये आएगा तब तक एवरेज कंजम्पशन होगी। एक्स की एवरेज कंजम्पशन हमने निकाली थी, ये कितनी थी? अच्छा, ये तो गिवन थी 300 और टाइम पीरियड कितना है एक्स का? 5 हफ्ते। तो 300 यूनिट एवरेज लिखेंगे और आने में नॉर्मल टाइम कितना लगेगा? 5 वीक्स का। ठीक है, तो कितना हो गया सर? 1500। 2700 में से एवरेजली 1500 खर्च हो जाएंगे तो मिनिमम कितना बचेगा मेरे पास? 1200 यूनिट्स। क्लियर है? बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको और फॉर्मूला मैंने आपको सिखा ही दिया। अच्छा, अब वाई में बात करते हैं सर। वाई में मेरा एवरेज कंजम्पशन कितनी होगी? 300 ही होगी और वाई में एवरेज टाइम कितना लगेगा? 3 हफ्ते। यानी 300 यूनिट तो यहां भी खर्च होंगे सर, 300 यूनिट तो यहां पे भी मेरे लग जाएंगे और आने में टाइम कितना लगेगा? 3 हफ्ते। 3 था, हाँ 3 था। तो इसका मतलब 1800 पे जाके मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और 900 मेरे खत्म हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे सर? 900 यूनिट्स बचेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, पॉइंट नंबर 4 में क्या है? एवरेज। अच्छा, एवरेज के लिए हमारे पास 2 पॉइंट थे, एवरेज स्टॉक लेवल। मुझे बताओ क्या क्या था एवरेज के लिए? सर एवरेज में 2 फॉर्मूले थे, एक तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों के लिए निकालना है, एक्स और वाई दोनों के लिए। पहले एक्स की बात करते हैं। सर एक्स में मिनिमम स्टॉक लेवल कितना था हमारा? हमने निकाला मिनिमम लेवल ये रहा 1200। मिनिमम लेवल कितना निकला? 1200 प्लस मैक्सिमम लेवल कितना निकाला था हमने? मैक्सिमम ये रहा सर, मैक्सिमम 4100। 4100 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताइए सर कितना हो गया? प्लस 4100 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा सर हमारा 2650 यूनिट्स। तो ये मेरा एवरेज आ गया पहले फॉर्मूले से। अच्छा, दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे हमें, याद रखना, मैंने बताया था अभी आपको। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब वाई की बात करते हैं। वाई में हमने अभी मिनिमम निकाला था 900 प्लस मैक्सिमम कितना निकाला था? मैक्सिमम ये रहा सर 5500 डिवाइडेड बाय 2। तो सर ये हो गया 5500 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सर, हो जाएगा 3200। कितना हो जाएगा? 3200 यूनिट्स। ये लीजिए, ये भी हो गया। अच्छा, और और क्या कहें? हाँ सर, और हम क्या कहेंगे कि इसका एक और फॉर्मूला होता है सर, एवरेज स्टॉक लेवल का। क्या फॉर्मूला होता है कि सर हमारे पास एवरेज मिनिमम लेवल तो हमेशा रहेगा रहेगा, इससे कम तो हम नहीं करने वाले। प्लस हमारी एक अजम्पशन होती है कि हम जितना मंगाएंगे, यानी कि जो हमारा री ऑर्डर क्वांटिटी होती है, समझो, री ऑर्डर क्वांटिटी होती है, उसका आधा हम कैरी करेंगे। उसका आधा हम कैरी करेंगे। ये हमारी क्या होती है? एक अजम्पशन होती है। और सेम अजम्पशन मैंने आपको जब बॉमल्स मॉडल का ऑप्टिमल कैश फ्लो कराया था तब भी बताई थी। मैं वहां लिखवाना भूल गया था, पर मैं अब आपको लिखवा दूंगा वो। चलो, तो पहले एक काम करते हैं, एक्स
के बारे में निकालते हैं। एक्स का मिनिमम लेवल अभी निकाला था हमने, कितना था सर 1200, यानी हमारी अजम्पशन है कि मिनिमम लेवल तो पड़ा रहेगा हमारे पास, तो एवरेज तो मिनिमम पड़ा रहेगा, प्लस जितना मैं मंगाऊंगा, मुझे बताओ एक्स में मेरा री ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, ऑर्डर सर 2000 मंगाऊंगा, कितना मंगाऊंगा 2000, समझो जरा, मैं हमेशा कितना मंगाऊंगा 2000 मंगाऊंगा, लेकिन हमारी एक अजम्पशन होती है मैं जितना मंगाऊंगा, जितना मंगाता हूं उसमें से आधा गोदाम में रख लेता हूं, आधा मेरे वेयरहाउस में रहता है, और आधा कहां चला जाता है, फैक्ट्री में चला जाता है, आधा मेरे गोदाम में पड़ा रहता है और आधा फैक्ट्री में। तो मेरे गोडाउन में जब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, एक जगह दिखेगी जहां मिनिमम लेवल रखा रहेगा कि इतना तो पड़ा ही है, मिनिमम तो रखा ही रहेगा सर, इतना तो रहेगा। दूसरा, मैं जब भी मंगाता हूं आधा गोडाउन में रख देता हूं, बाकी आधा फैक्ट्री में, फिर जब मंगाता हूं तो ये आधा चला जाता है, फिर जो आता है नया वाला उसका आधा गोडाउन में और आधा फैक्ट्री में। तो हमारी अजम्पशन होती है मैं जितना मंगाता हूं उसका आधा मेरे पास एवरेजली पड़ा रहता है, तो इन दोनों का एडिशन भी तो क्या बनेगा, एवरेज ही बनेगा, यानी कि एवरेजली 1200 तो पड़ा ही रहता है और एवरेजली इसका आधा भी पड़ा रहता है, यानी कि मेरे पास एवरेज में कितना पड़ा रहता है 2200 यूनिट्स, कितने 2200 यूनिट्स। अब जरा चेक करो क्या दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, हमारा पहले कितना आ रहा था 2650 और इससे कितना आ रहा है 2200, दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है, तो दोनों आपको एग्जाम में करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरे वाले केस में कितना था सर, मिनिमम 900, और दूसरे वाले यानी वाई में मैं मंगाता कितना हूं 400, तो हमारा अजम्पशन है जितना मंगाऊंगा उसका आधा कैरी करूंगा, तो 900 तो हमेशा पड़ा रहता है, प्लस 4000 का आधा यानी 2000 पड़ा रहता है, यानी हो गया 2900 यूनिट्स। ठीक है, चल लिख लो इसको फटाफट से, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। क्या मुश्किल लगा आपको, ये नहीं था ना, इजी था ना, हाँ चलिए लिखिए नोट, वैसे बॉमल्स मॉडल में है फिर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे नोट। मैं वैसे आपको ये दोबारा भी लिखवाऊंगा जब हम ईओक्यू करेंगे ना अभी, तब भी लिखवाऊंगा, वी ऑलवेज assume that we carry 1/2 into reorder quantity, और मैं इसको भी लिख सकता हूं 1/2 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम कितना कैरी करते हैं, आधा करते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी का। ठीक है, आइए जरा मेरे साथ साथ, ये लिख लिया आपने, इसको लिख लो, लिख लिया, आओ क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर शायद 2 की बात है जब हमने करा था, एक बार देखता हूं। देखो जब हमने ये वाला फॉर्मूला करा था बॉमल्स का, देखो 2 मल्टीप्लाई ए इंटू एफ इंटू ओ, इससे क्या निकलता था सर, इससे ऑप्टिमम कैश लेवल निकलता था जहां पे मेरी कॉस्ट कम होती थी। कौन सी कॉस्ट कम होती थी सर, दो कॉस्ट कम होती थी, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती थी और दूसरी मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती थी। ठीक है, अच्छा जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन करा था तो मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन ली थी, देखो कि जितना मेरा लॉट साइज होगा उसका आधा क्या करूंगा मैं अपने पास रखूंगा और आधा इन्वेस्ट कर सकता हूं, आधा अपने पास रखूंगा आधा इन्वेस्ट कर सकता हूं। इसलिए मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आया था वो किस पे आया था, जितना लॉट साइज था उसके आधे पे, जितना लॉट साइज था उसके आधे पे। तो यहां मुझे एक अजम्पशन लिखवानी थी जो मैं उस टाइम लिखवाना भूल गया, आइए अब लिख लेते हैं, लिखिए नोट, नोट ऑलवेज अज्यूम कॉमा वी
इन्वेस्ट इन 1/2 ऑफ लॉट साइज, कि जितना हमारा लॉट साइज होगा उसके आधे पे ही हमारी क्या लगेगी, इन्वेस्टमेंट लगेगी। ठीक है, तो उसके आधे पे ही क्या निकलेगा, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस निकलेगा। ये क्वेश्चन हमने करा था, मैंने आपको करा भी दिया था। ठीक है, और सेम चीज अभी हमें दोबारा करनी है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 सॉरी 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्यों, आओ जरा 19 पे। ये आपका होमवर्क है, सीएस साहब जी, कंपनी सेक्रेटरी जी, ये आपका होमवर्क है। क्या लिखा है, एनुअल यूसेज दे रखी है। ठीक है, एनुअल यूसेज, ठीक है एनुअल यूसेज है। और फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है, परचेज प्राइस, और कह रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी। लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी क्यों लग रही है मुझे। हाँ ये है, अच्छा मैंने गलत कर दिया, ये 19 है तो ये 20 होगा। ठीक है चलो कोई नहीं, इसको भी 19 मान लो। एक काम करो, इसको 19 का बी पार्ट मान लो, उसको कह दो 19A, इसको कह दो 19B। ऐसे ही सेक्शंस ए बी बन जाते थे जो आपके लॉ में आते, इन गलतियों की वजह से। आओ जरा पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 19B। ये आपका अभी 2024 में ताजा ताजा आया है। कह रहा है कि नॉर्मल यूसेज, क्या उस क्वेश्चन में भी नॉर्मल यूसेज थी, हाँ यहाँ पे भी। मैक्सिमम यूसेज वहां पे भी थी, यहाँ भी थी। और मिनिमम, ये तीनों दे रखा है। ठीक है, अच्छा सर वहां पे अभी जो हमने क्वेश्चन करा वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, चेक करो जरा, आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी मिल जाएगी। अरे कहाँ चले गए, ये रहा, जो हमने अभी छोटा सा चार्ट बनाया था, कहाँ गया, अरे कहाँ चला गया, ये रहा। कितना था सर, मैक्सिमम 450। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में 4,500, एक जीरो बढ़ गया। फिर सर एवरेज 300 दोनों का, यहाँ पे हो गया सर 3,000, एक जीरो बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे मिनिमम 150, मिनिमम 150। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम, अरे यहाँ पे भी सर एक जीरो बढ़ गया, कितनी मजे की बात है। अच्छा चलो ये तो हो गया। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी कितना कितना था सर, रीऑर्डर क्वांटिटी देखो यहाँ पे कितना था हमारा 2,000, और यहाँ कितनी है 20,000, एक जीरो बढ़ गई। अच्छा बी में यहाँ पे है 40,000, अच्छा यहाँ कितनी थी 4,000, एक जीरो, वहां पे क्वेश्चन में उसने बढ़ा दी। क्या क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है, सिर्फ एक जीरो बढ़ा रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। अच्छा टाइम देखते हैं जरा, टाइम देखते हैं, टाइम सर 4 से 6, वहां पे भी ये था 4 से 6, 2 से 4, यहाँ पे भी 2 से 4, टाइम में तो चेंज भी नहीं है। लो इसका मिनिमम दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, एवरेज वही निकलेगा, 4+6 कितना होगा 10, और इसका आधा 5। ऐसे यहाँ पे 2 + 4 6, इसका आधा 3। क्या इसके अंदर आप रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल निकाल सकते हो, वही निकलेगा, वही वैल्यूज आएंगी, बस एक जीरो कम और ज्यादा का फर्क है। यहाँ पे एक जीरो ज्यादा लगेगा, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे एक जीरो ज्यादा है। क्या ये आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे दूं, हाँ सर होमवर्क दे दीजिए। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे करते हैं हम अगला हमारा पॉइंट जो है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा कर रहे हैं हम सर, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपना मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और इसके अंदर अभी हमने पहला पॉइंट करा है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। तो स्टॉक लेवल डिटरमाइन करने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में ही, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और बहुत सिंपल है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में कह सकते हो क्या, EOQ। यही तो मैं अभी आपको कह रहा था, जितना हम मंगाएंगे, जितना हम मंगाएंगे, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और यही था मेरा बॉमल्स मॉडल, जो हमने पढ़ा था ना वहां पे भी बॉमल्स मॉडल, ये वही है, बस वहां पे कैश के लिए पढ़ा था और यहाँ किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्टॉक के लिए। ठीक है, तो वहां पे दो कॉस्ट थी, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी और दूसरी ट्रांजैक्शन की, जितनी बार हम निकालेंगे कन्वर्ट करेंगे, सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट होगी और
ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। आइए लिखिए बॉमल्स मॉडल। सेम एज ऑप्टिमल कैश लेवल। ठीक है, लिखना शुरू करिए इसमें। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी the manufacturing company have to determine the quantity. The manufacturing company have to determine the quantity that have to be ordered। भाई हमने सारे स्टॉक लेवल पढ़ लिए, लिख लो, चलो उसको लिख लो, पहले लिख लिया। हमने सारे स्टॉक लेवल पढ़ लिए, मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर, लेकिन उसमें ये नहीं था, समझो उसमें ये कहीं नहीं था कि मंगाए कितना, यानी रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर कितना मंगा रहे हैं वो नहीं था। वो हमें कौन बताएगा? बॉमल भाई साहब बताएंगे कि उसने बता दिया मिनिमम मैक्सिमम इतना उतना सब, लेकिन मंगाना कितना है, ऑर्डर कितना करना है, ये हम पूछने कहाँ जाएंगे? बॉमल भाई साहब के पास। तो इन्होंने बताया कि कितना मंगाना चाहिए। ठीक है, लिखिए दिस इज नोन एज री ऑर्डर लेवल। इसको हम कहते हैं सर री ऑर्डर लेवल। आइए लिखिए बॉमल हैज गिवन फॉर्मूला फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, वेयर बॉमल ने कहा कि आप ये वाला यूनिट मंगाओगे, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करोगे, तो क्या होगा? आपकी जो दो कॉस्ट है, कौन सी? एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगी सर? ये दोनों कॉस्ट आपकी मिनिमम हो जाएंगी। जैसे याद करो, मैंने आपको वहां समझाया था कि वहां पे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी पैसे को कन्वर्ट करने की, इन्वेस्टमेंट को बेचने की कॉस्ट, ब्रोकरेज और वो चार्जेस जो हैं वो सब। दूसरी कॉस्ट थी अपॉर्चुनिटी। एक जगह जाके ये दोनों कम हो जाती है, एक लेवल पे जाके दोनों कम हो जाती है, तो उतना कैश आपको मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे कैश की जगह किसकी बात हो रही है? स्टॉक की बात हो रही है कि एक जगह पे जाके ये दोनों कॉस्ट कम हो जाएंगी, तो वो आपको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने वहां ग्राफ बनाया था वैसे मैं आपको यहां भी ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये है मेरा क्वांटिटी लेवल। अब समझो, मैं अगर ज्यादा रखूंगा, मैं अगर ज्यादा क्वांटिटी रखूंगा, ज्यादा क्वांटिटी रखूंगा, तो मेरी रखने की, उसको रखने की गोडाउन में रेंट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है, और खराबी हो सकती है, जितना ज्यादा रखूंगा उतना खराब हो सकता है। इसलिए आप देखो ना कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सब्जियां बनती हैं, क्या आप पूरे प्याज, जैसे मान लो प्याज लेकर आना है, क्या आप पूरे 6 महीने का प्याज एक साथ ला के रख लेते हो? नहीं ना, क्योंकि प्याज वैसे भी नहीं ला सकते, क्योंकि प्याज बढ़ता रहता है अपने आप ही। लेकिन फिर भी हम सारा सामान एक साथ इकट्ठा करके नहीं लाते 5-6 महीने का, हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हम लेकर आते हैं। क्योंकि पहली चीज, सर उसको लाके कहाँ रखेंगे? फ्रिज में जगह नहीं है, खराब हो जाएगा। दूसरी चीज कि सर उसको लाने में पैसे भी तो लगेंगे, और तो भैया हम इतना पैसा उसमें क्यों फंसाएंगे? जैसे जैसे हमें तनख्वाह के, सैलरी के पैसे मिलेंगे वैसे वैसे सामान ले आएंगे। तो अगर मैं ज्यादा रखता हूं, समझो ज्यादा रखता हूं, तो मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी। ज्यादा रखूंगा, मान लेते हैं ये लेवल है मेरा 40 kg, कि 40 किलो रखा तो मेरी कॉस्ट भी ज्यादा हुई, यानी इस लेवल पे ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मेरी कॉस्ट ज्यादा हुई।
ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं कम रखता हूं, मान लेते हैं ये हो गया मेरा 30 kg, तो मेरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। फिर ऐसे ही यहां पे रखता हूं अगर मैं, मान लेते हैं 20 kg, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए मुझे एक लाइन मिलेगी, ऐसे एक लाइन मिलेगी। तो ये मेरी जो लाइन है इसको मैं कहूंगा क्या, ये है मेरी कैरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट में आपको दिख रहा है, अरे यार पूरी लाइन ही गायब हो गई। हाँ, कैरिंग कॉस्ट में आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे स्टॉक का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट होती है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके अपोजिट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। देखो कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में मंगा रहा हूं, ज्यादा क्वांटिटी में मंगा रहा हूं, एग्जांपल मुझे साल भर में, लिखना मत इसको, मुझे साल भर में 1 लाख यूनिट चाहिए, मैं 100 के ऑर्डर करता हूँ, 100 यूनिट के ऑर्डर, तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे सर? 1000 ऑर्डर करने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर के लगते हैं, मान लेते हैं 10 रुपए, तो कितने पैसे लग जाएंगे मेरे? 10,000 रुपए। समझो, मुझे टोटल कितने चाहिए? 1 लाख यूनिट चाहिए। मैं 100 के बंच में मंगा रहा हूं, तो 100 के बंच में मंगा रहा हूं तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 1000 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि 1000 बार भी कहाँ हो गए सर, 10,000 हो गए। 10,000 बार नहीं, हाँ 1000 ऑर्डर करने पड़ेंगे, 1000 ऑर्डर करने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर कितने का है? एक ऑर्डर मान लेते हैं 10 रुपए का, तो कितने पैसे लग जाएंगे? 10,000 रुपए। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कहूं यार ये तो ज्यादा हो रहा है, एक काम करता हूं, मैं 50,000 ऑर्डर मंगाऊंगा, 50,000 के लॉट में मंगा रहा हूं, मेरा लॉट कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 के लॉट में मंगा रहा हूं तो कितनी बार में कंप्लीट हो जाएगा सर? 2 ऑर्डर में कंप्लीट हो जाएगा। एक ऑर्डर के कितने रुपए थे? 10 रुपए, तो 2 ऑर्डर के कितने हो गए? 20 रुपए। समझो, समझिए मेरी बात। जहां पहले क्या हो गया भाई इसको, जहां पहले कितने लग रहे थे? 10,000 रुपए, वही कितने लग रहे हैं अब? 20 रुपए। जहां पहले 10,000 लग रहे थे, वही अब कितने लग रहे हैं? 20 रुपए। तो मतलब यह है कि जितना आपने ऑर्डर साइज बढ़ा दिया, देखो आपने ऑर्डर साइज बढ़ा दिया तो कॉस्ट कम हो गई, और ऑर्डर साइज आपने कम करा तो कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो ये हो गया मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गई मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलिए, हम्म तो ये तो हो गई थी सर मेरी कैरिंग कॉस्ट, लिखिए। और ये हो गई मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, एक जगह पे जाके ये दोनों एक दूसरे को टच कर देती हैं, तो ये मेरा होता है ऑप्टिमम लेवल। जहां ये एक दूसरे को टच कर देती हैं ये होता है मेरा ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये हो जाएगा मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, EOQ। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? इसको निकालने का वही फॉर्मूला है जो आपने वहां पढ़ा था। अच्छा पहले यहां लिख लो, ये मेरी कॉस्ट है, कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो हमने वहां पढ़ा था सेम फॉर्मूला है। क्या पढ़ा था? EOQ का फॉर्मूला था √2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, और कौन सी कॉस्ट है यहाँ पे सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। आप वहां से चेक करना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। एक्चुअली वो फॉर्मूला यहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। आइए, यह है सर मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल यूनिट्स रिक्वायरमेंट कितने साल भर में चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओ क्या है सर? ओ है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन याद रखना ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट मुझे चाहिए पर ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, कैरिंग सी का मतलब क्या है सर? सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और याद रखना कैरिंग कॉस्ट मुझे हमेशा कैसे चाहिए होती है? पर यूनिट। याद रखना ये मुझे कैसे चाहिए? पर यूनिट। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा, ठीक है। तो यहां लिख लो, इफ गिवन इन परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज में गिवन है तो आपको कैसे निकालना होता है? आपको निकालना होता है कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। जो भी परसेंटेज गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? आओ
इसको लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक और अजम्पशन है हमारी इसमें, वो भी लिख लो, जो अभी मैंने लिखवा भी दी थी, फिर लिख लो। वो मैंने वहां के लिए लिखवाई थी, उसके लिए कैश के लिए, अब यहाँ के। अच्छा, वहां मैंने अभी आपको क्या लिखाई थी कि जितना मेरा लॉट साइज होगा, यानी जितना कैश निकालूंगा उसके आधे पे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी। सेम यहाँ पे भी है कि यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं, वी ऑलवेज अज्यूम वी कैरी हाफ ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि हमेशा हमारा कैरी कितना होता है, 1/2 ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी जितना भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, जरूरी नहीं कि ईओ क्यूब हो, कुछ और भी हो सकता है, तो जितना भी आप मंगा रहे हो उसका आधा गोडाउन में रखोगे और आधा, हाँ, फैक्ट्री में डाल दोगे। ठीक है, लिख लिया ये लिख लिया हो तो बताओ, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, सॉरी। आइए, हो गया, आओ क्वेश्चन नंबर 10, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, आइए। ये रहा, कह रहा है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द स्टेट एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर। कह रहे कितने ऑर्डर हमारे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हम टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे इस क्वेश्चन में, इसने मांगी नहीं है पर हम निकाल के देंगे। अच्छा, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, एनुअल कंजम्पशन दे दी उसने आपको। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर जब प्लेस करोगे तो कितने पैसे लगेंगे। ट्रक वाला, ये टेम्पो वाला कितने रुपए लेगा आने के, 25 रुपए लेगा। रिक्शे में लेकर आएंगे, एक ऑर्डर के कितने लगेंगे, 25 रुपए। अच्छा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए। इसकी मुझे जरूरत नहीं होती रॉ मटेरियल की, मुझे इसकी जरूरत तब होती है जब मुझे कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट निकालनी होती है। देखो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट दे रखी है 4%, तो मुझे इस 2 रुपए का 4% करना पड़ेगा। तो 2 रुपए का 4% होता है सर 0.08। ये आ गया 0.08 इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। तो मुझे ये क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। मतलब कैरिंग कॉस्ट लगेगी 4%। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिस गोडाउन में मैं रख रहा हूँ ना सामान, तो गोडाउन वाला कह रहा है कि किराया देना पड़ेगा। मैंने कहा कितना, कह रहा है देखो किराया जो है ना वो आपके माल के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा कैसे, कह रहा है देखो आपके माल की जितनी कीमत होगी, आपके माल की जितनी कीमत होगी उसका 4% क्या है, किराया। तो मैंने कहा मेरा एक जो माल है वो तो 2 रुपए का है, तो उसने कहा 2 रुपए के हिसाब से 4% लगा लो, इंटू 4%, तो आपका ये हो जाता है 8 पैसे, 0.08। यानी कह रहा है एक यूनिट के कितना किराया देना पड़ेगा आपको, 0.08। चलिए, तो अब मुझे निकालना क्या है, ईओ क्यू निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं। तो पूछा ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर और कॉस्ट। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं ईओ क्यू। सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, नहीं, एक बार तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 2AOC, सी नीचे आएगा बस। अच्छा, क्या मुझे ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है, हाँ सर क्वेश्चन में आपको एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अभी तो लिख लो, पर एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी दे रखी है सर, एक एनुअल दे रखी है हमें, हाँ 1000, 10,000 केजी, 10,000 केजी। ठीक है, फिर ओ, ओ का मतलब है सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये मुझे चाहिए पर ऑर्डर। ये मुझे कैसे चाहिए, पर ऑर्डर। देखिए जरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ही है, चेक करो सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपए और पर ऑर्डर है, कितने मजे की बात है, पर ऑर्डर है ₹25। अच्छा, फिर मुझे चाहिए कैरिंग कॉस्ट, लेकिन मुझे कैरिंग कॉस्ट कैसे चाहिए होती है, इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट। और मैंने अभी आपको बताया अगर परसेंटेज में दे रखा है तो आपको पर यूनिट से वो परसेंटेज को मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मुझे सारी चीजें मिल गई, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, काम खत्म। 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है सर? ए है 10,000। ओ ओ कितना है सर? 25। सी कितना है सर? 0.08। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 0.08, ये आ गया सर 6,25,000। लेकिन अभी अंडर रूट करना बाकी है, और अंडर रूट कैलकुलेटर पे हो जाएगा। अंडर रूट दबाओ, 2500 आ गया, कितना आ गया? 2,500 यूनिट्स। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? इजी था, फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, और कुछ भी नहीं था। बताओ समझ आया? ये नहीं आया? आगे समझ? चलिए, लिख लिया ये तो कुछ भी नहीं यार, इजी है, तो कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद छुट्टी करेंगे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स 1,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। आओ इसकी समरी लिख लेते हैं हम साथ साथ। क्वेश्चन नंबर है सर कौन सा? 11। मैं सर इसकी समरी लिख लेता हूं। समरी में क्या लिखूंगा सर? सबसे पहले कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर कह रहा है 1,000 यूनिट उसको लगते हैं, कितने सर? 1 महीने में। लो, हमें चाहिए साल के, और बता रहा है 1 महीने में, यानी कि रिक्वायरमेंट बता रहा है 1,000 यूनिट और पर मंथ। तो अगर मुझे पर एनम निकालना है तो क्या करूंगा सर? सिंपल है, 1,000 महीने के हैं, तो 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा सर? ये 12,000। तो साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई सर? 12,000 यूनिट। अच्छा जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा एक सेकंड रुको, जरा एक सेकंड रुको। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर तो निकाले नहीं। ओहो, नंबर ऑफ ऑर्डर तो निकाले नहीं। ऊपर से टोटल कॉस्ट भी तो निकालनी थी, वो भी तो नहीं निकाली। आओ टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे। चल, तो इसको थोड़ा यहाँ करके इसको यहीं छोड़ देते हैं, पहले ये काम करते हैं कंप्लीट। पहले यहाँ पे ऑर्डर निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर? भाई देखो, आपको साल भर में कितने चाहिए सर? साल भर में कितने चाहिए? 10,000। साल भर में कितने चाहिए? 10,000। और मंगाने का ऑर्डर साइज कितना है? 2,500। तो यानी कि आप कह रहे हो 10,000 चाहिए, 2,500 2,500 2,500 करके मंगाओगे। तो अगर 10,000 मंगाने हैं और 2,500 2,500 करके मंगाओगे, तो कितनी बार ऑर्डर दोगे? तो 4 बार ऑर्डर देंगे। कैसे निकाला? सिंपल है, एनुअल रिक्वायरमेंट एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू। ठीक है, चलो। तो मुझे बताइए जरा, एनुअल रिक्वायरमेंट है सर 10,000। 10,000 चाहिए, 2,500 लॉट में हम मंगाएंगे, तो कितने ऑर्डर प्लेस होंगे सर? 4 ऑर्डर प्लेस होंगे। कितने ऑर्डर प्लेस होंगे सर? 4 ऑर्डर प्लेस होंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ कॉस्ट भी निकालनी थी। मुझे टोटल कॉस्ट भी तो निकालनी थी। आओ कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कॉस्ट? सर दोनों कॉस्ट, कौन कौन सी सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। समझो जरा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। पहली कॉस्ट है मेरी कौन सी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मुझे बताओ, एक ऑर्डर मंगाने के कितने पैसे थे? चेक करो सर, एक ऑर्डर मंगाने के थे 25 रुपए। कहाँ लिखा था? ये रहा। एक ऑर्डर मंगाने के थे 25 रुपए। 25 रुपए। और मैं कितने ऑर्डर मंगाऊंगा सर? अभी तो निकाला, कितने ऑर्डर होंगे? 4 ऑर्डर। एक ऑर्डर के 25 रुपए, और कुल मिला के 4 ऑर्डर होंगे। एक ऑर्डर के 25 रुपए और कुल मिला के 4 ऑर्डर होंगे।
तो कितने पैसे लग जाएंगे सर? ये लग जाएंगे हमारे 1,000 नहीं, 1,000 नहीं, 100 रुपये लग जाएंगे ना, 25 इंटू 4 100 रुपये होते हैं। हाँ, कितने लग जाएंगे सर? 100 रुपये लग जाएंगे। कितने लगेंगे? 100 रुपये। अच्छा, दूसरी कौन सी कॉस्ट होगी सर? कैरिंग कॉस्ट, यानी गोडाउन में रखने के लिए जो पैसे लगेंगे वो। तो मैंने आपको कहा था कि जितना भी हम मंगाएंगे, अजम्पशन यहां लगेगी, जितना भी हम मंगाएंगे, हम कितना मंगा रहे हैं सर? 2500 यूनिट मंगा रहे हैं। हम कितना मंगा रहे हैं? 2500। हम पूरे 2500 गोडाउन में नहीं रखेंगे, उसका आधा रखेंगे। हम पूरे 2500 गोडाउन में नहीं रखेंगे, सिर्फ कितना रखेंगे? उसका आधा रखेंगे। और आधा कहां रखेंगे सर? आधा मेरा वहां चले जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो मेरी कॉस्ट जो लगेगी गोडाउन में रखने की, वो कितने यूनिट पे लगेगी? आधे यूनिट पे लगेगी। जितना मैं ऑर्डर करूंगा उसके आधे पे ही लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब सर मैंने मंगाए कितने? 2500, इसके आधे पे ही मतलब मैं गोडाउन में रखूंगा। ठीक है, और एक यूनिट पे कितने कॉस्ट थी? 8 पैसे, 0.08। एक यूनिट पे हमने निकाली थी 0.08। तो जरा समझो, एक यूनिट पे 0.08 थी। 2500 का आधा होता है सर 1250, एक पे है 0.08, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 100। अरे सर ये दोनों तो सेम आ गए, कैरिंग कॉस्ट भी सेम आ गई और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम आ गई। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 200। और मैंने अभी आपको यही लिखवाया था, जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, एक जगह पे जाके बराबर हो जाएंगे, वही मेरा ईओक्यू होता है। या मैं कहूं ईओक्यू पे हमारा जनरली 99% ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। ठीक है, चलो आप इसको लिख लो, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 फिर करते हैं। लिख लिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे थे हम। हमने इतना लिख लिया था कि 1000 यूनिट लगेंगे महीने के, और साल के हो जाएंगे 12,000। ठीक है, आइए फिर आगे कह रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है 15 रुपए पर ऑर्डर। चलो ये तो अच्छी बात है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपए पर ऑर्डर है। तो यानी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹15, और ये पर ऑर्डर है, और मुझे पर ऑर्डर ही चाहिए होती है। फिर कह रहा है फिर कह रहा है द कैरिंग कॉस्ट in addition to ₹2 per unit is estimated to be 15% of average inventory per unit per year। ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो दोबारा पढ़ो इस लाइन को, क्या कहना चाह रहा है? हमारी खराब अंग्रेजी का फायदा इंस्टीट्यूट उठाता है और कहता है देखो बच्चे ने आंसर गलत कर दिया। इसी बात को अगर आप सरल भाषा में लिख दोगे तो बच्चा गलती नहीं करेगा। कह रहा था कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू ₹2 पर यूनिट is estimated to be 15% of the average inventory per unit per year। क्या कहना चाह रहा है समझो जरा। कह रहा है कि जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है, हमारी कैरिंग कॉस्ट जो है, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि इन एडिशन टू ₹2, यानी कहना चाह रहा है कि जो मेरी कैरिंग कॉस्ट है ना, वो 2 रुपए तो है, 2 रुपए तो लगेगी, 2 रुपए, लेकिन किस चीज के? पर यूनिट, यानी 2 रुपए पर यूनिट तो लगेंगे ही लगेंगे। इन एडिशन, इसके साथ साथ कह रहा है 15% और लगेंगे। 15% क्या है? ये पर एनम, और मुझे पर एनम ही चाहिए होता है। कह रहा 15% और लगेंगे, लेकिन 15% किसके? पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट। यानी कि वो कह रहा है कैरिंग कॉस्ट इस बार दो तरीके से लग रही है कि 2 रुपए तो फिक्स है, वो तो लगेंगे लगेंगे, पर यूनिट 2 रुपए लगेंगे, उसके अलावा 15% और लगेंगे। और परसेंटेज किस पे अप्लाई होगी? परसेंटेज किस पे अप्लाई होगी? कॉस्ट पे। परसेंटेज किस पे अप्लाई होगी? कॉस्ट पे। अच्छा एक चीज और, ये मुझे हमेशा पर एनम में चाहिए होता है, याद रखना, ये मुझे किस में चाहिए? पर एनम में। और मजे की बात है, इसने यहां पर एनम में दिया हुआ है। ठीक है, पर यूनिट पर ईयर। अच्छा, परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 10। हाँ, तो इसने अब दे दिया कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। तो मैं यहां निकाल सकता हूं मेरी कैरिंग कॉस्ट कि 2 रुपए पर यूनिट है, ये तो लगेंगे लगेंगे, प्लस जितने मेरे पास इसकी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है? 10 रुपए। इस 10 रुपए का 15% और लगेगा। यानी समझो कि मैं जब अपना गोडाउन में सामान रखने गया, मैंने पूछा कि भैया कितना किराया है? देखो वो हमसे कह रहा है कि भैया देखो फिक्स चार्जेस जो हैं
वो तो 2 रुपए है, फिक्स चार्जेस तो है 2 रुपए पर यूनिट। हमने कहा ठीक है। कह रहा उसके अलावा जितनी आपकी कॉस्ट होगी ना, जो आप सामान रख रहे हो उसकी जो कॉस्ट है उसका 15% भी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा इस हिसाब से कितने हो गए? वो कह रहा कितने का सामान है? मैंने कहा 10 रुपए का। कह रहा 10 रुपए का 15% लगा लो, कितने हो गए? मैंने कहा ये हो गए 1.5 रुपए। कह रहा 1.5 रुपए तो ये, प्लस 2 रुपए फिक्स हैं, प्लस 2 रुपए तो वैसे ही फिक्स हैं, तो पर यूनिट कितना हो गया? सर ये हो गया 3.5 रुपए पर यूनिट। अब क्लियर हुई बात? ये बात इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना, ध्यान से। फिर कह रहा है इकोनॉमिक साइज लॉट निकालो और टोटल कॉस्ट बताओ। इकोनॉमिक लॉट साइज क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है आगे, तो ये तो हम निकाल लेंगे। द मैन्युफैक्चरर ऑफर्ड, कह रहे जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास एक ऑफर आया है डिस्काउंट का परचेज प्राइस में, यानी अभी परचेज प्राइस कितना है? 10 रुपए। जहां से वो खरीद रहा है वो कह रहा है मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप बल्क में सामान खरीदते हो, यानी अगर आप 2000 यूनिट खरीदते हो लेकिन 5000 से ज्यादा नहीं, बट नॉट मोर देन 5000, ठीक है। तो 2000 कम से कम खरीदोगे लेकिन 5000 से ज्यादा नहीं खरीदोगे, तो आपको कितना डिस्काउंट दे देगा वो? कितना डिस्काउंट दे देगा? 5% का, ये रहा 5% का। फिर कह रहा है अब फर्दर 2% डिस्काउंट, फर्दर मतलब और डिस्काउंट दे देगा, यानी 5 तो पहले दे ही रहा था, 2% और भी दे देगा, यानी 7% डिस्काउंट दे देगा अगर आप कम से कम ऑर्डर कितने का करते हो? 5000 का ऑर्डर करते हो या उससे ज्यादा। अब कह रहा है विच ऑफ दीज 3 अल्टरनेटिव्स वे ऑफ परचेज ही शुड सिलेक्ट। तो 3 रास्ते, ये तो 2 ही बता रहा है कि एक 2000 वाला और एक 5000, तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा ईओक्यू हो गया ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पार्ट ए कर लेते हैं, इसने जहां हमसे ईओक्यू मांगा है। आइए सर, पार्ट ए में इसने मेरे से इकोनॉमिक लॉट साइज मांगा है, जिसको आप ई ओ क्यू कह सकते हो। और क्या फॉर्मूला है? बॉमल भाई साहब ने क्या फॉर्मूला दिया? सर बॉमल जी ने कहा 2 × A × O डिवाइडेड बाय सी। अब 2 क्या था? 2 तो सर 2 ही होता है। ए क्या था? एनुअल रिक्वायरमेंट, अभी हमने बताई थी 12000 यूनिट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये भी हमने बताई थी, एक ऑर्डर के कितने पैसे थे? 15, 15 कहाँ गया भाई? 15, ये रहा 15 रुपए। अच्छा, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो भी निकाल चुका हूं सर, 3.5 रुपए। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 12000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3.5, ये होते हैं सर, पॉइंट में आ रहा है कुछ, और इसको फिर अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 320 पॉइंट। तो पॉइंट में तो नहीं आ सकता, तो इसलिए 321 हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगे सर? 321 यूनिट्स। यानी हमारे अकॉर्डिंग कितने यूनिट मंगाने चाहिए आपको? आपको हर बार जो ऑर्डर प्लेस करना चाहिए वो 321 यूनिट का, 321 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। क्लियर है? ये पहला पॉइंट था। अब पार्ट बी पूछ रहा है वो 3 ऑल्टरनेटिव से कि कौन सा बेटर है। 3 ऑल्टरनेटिव, हाँ। पहला ऑल्टरनेटिव तो है कि हम कितने यूनिट मंगाएं? सर हम मंगाएं EOQ यूनिट्स। तो पहला तो है हमारा ऑर्डर साइज, पहला है हमारा कि सर ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए? EOQ यूनिट्स, मतलब सर 321 यूनिट के लॉट में मंगाऊं, 321 यूनिट का लॉट होना चाहिए। अच्छा, और यहां में कोई डिस्काउंट मिलेगा? नहीं सर, यहां कोई डिस्काउंट नहीं है, नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं होगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या बताया उसने? वो कह रहा है कि कितने ऑर्डर करो? कम से कम 2000, यानी कि 2000 ऑर्डर साइज कर दो, ठीक है। तो यहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा? उसने कहा था आपको 5% का डिस्काउंट दे देगा। कितना डिस्काउंट दे देगा? 5%। इसका मतलब अब मेरा परचेस प्राइस, या मैं कहूं जो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? सर देखो, अभी मिल रहा था 10 रुपए का, अभी मिल रहा था 10 रुपए का, ये 5% डिस्काउंट दे देगा। तो 10, आइए कैलकुलेटर पे, 10 माइनस 5% कितना हो जाएगा? 9.5। यानी कि अगर मैं बल्क में मंगाता हूं 2000 यूनिट, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% का। तो मुझे एक यूनिट कितने का पड़ेगा? सर यहां मेरा एक यूनिट हो जाएगा कितने का?
₹9.5 का या 9.50। अच्छा, तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या है सर? तीसरा था जहां पे मैं ऑर्डर साइज कितना रखूं मेरा 5,000 यूनिट का। तो इसमें क्या होगा, उसने कहा फर्दर 2% डिस्काउंट और दे देगा। तो यहां पे मेरा जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा सर? देखो, उसने कहा 5 तो मैं पहले दे चुका था आपको, फर्दर यानी और डिस्काउंट दे दूंगा 2% का, यानी मेरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे 7% का। क्लियर है? तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पे सर? मेरी कॉस्ट हो जाएगी 10 माइनस 7%, यानी कि ₹9.30, 9.30 पर यूनिट। एक यूनिट कितने का पड़ेगा? ₹9.30 का। क्लियर है? तो कह रहा है कि तीनों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव उसके लिए बेटर है। देखो सर, सीधी बात है, जहां मेरी कॉस्ट सबसे कम होगी, जहां मेरी कॉस्ट सबसे कम होगी वो अल्टरनेटिव मेरे लिए बेटर है। तो सर कॉस्ट तो हमारी यही कम होती है ना ईओक्यू में, यही तो बताया था कि सबसे कम कॉस्ट तो हमारी यही होती है। हाँ, आप सही कह रहे हो, सबसे कम कॉस्ट यही होती है, लेकिन मुझे बाकी दोनों में डिस्काउंट भी तो मिल रहा है भाई। मुझे इसमें 5% मिल रहा है और वहां पे 7% मिल रहा है। हो सकता है कि मेरी दूसरी कॉस्ट तो बढ़ जाए, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाए, पर डिस्काउंट ज्यादा मिल जाए जिससे फायदा हो जाए। तो इसलिए मुझे यहाँ पे तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तीनों को क्या करना पड़ेगा? आइए लिखिए। नोट, पहले तो नोट समझ लो क्या है ये। इन दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग डिस्काउंट एट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। हाँ, वो डिस्काउंट दे रहा है हमें। फिर आगे लिखिए देयरफॉर कॉमा वी विल evaluate the three alternatives the three alternatives based on total परचेज कॉस्ट। भाई टोटल परचेज कॉस्ट किस में कम है? क्योंकि बाकी दोनों में डिस्काउंट है। फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए आओ इवेल्युएट करते हैं प्रपोजल। हमने प्राइस तो निकाल ही लिया, कितना कितना प्राइस निकला यहाँ पे ₹9.5 और यहाँ पे ₹3.5। आइए इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल या ऑल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं भाई साहब, तीनों की हम बात करेंगे। थोड़ा बड़ा बना लेना है, वैसे तो खैर मैं इसको छोटे में कर सकता हूँ, पर अभी समझाने के पर्पज से इसमें कुछ चीजें मैं दिखाऊंगा, इसलिए इसको बड़ा कर लेना। ठीक है, आइए। तो हमारे पास जो सर ऑर्डर साइज है, या मैं कहूँ हाँ ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो तीन है। क्या है तीनों में सर? एक में है जहां मेरा EOQ यानी कि 321 यूनिट्स। अच्छा, दूसरा है जहां पे कितना ऑर्डर होगा 2000 यूनिट्स पर ऑर्डर, और यहाँ पे 5000 यूनिट्स पर
ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले तो परचेज की बात करते हैं सर। परचेज कॉस्ट क्या होगी मेरी, क्योंकि मुझे 3 कॉस्ट पे देखना है। सर पहले वाले में तो कोई डिस्काउंट नहीं है, तो यहाँ मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है सर? एनुअल रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि साल भर के तो लगेंगे ही ना सर, एनुअल रिक्वायरमेंट थी 12,000, और एक कितने का है यहाँ पे? 10 रुपए का। तो ये कितना हो गया? 1,20,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताओ कितना है सर? यहाँ पे भी मुझे 12,000 यूनिट तो चाहिए, लेकिन एक यूनिट यहाँ पड़ेगा 9.5 रुपए का। सर ये 9.5 कैसे आया? अभी निकाला ना हमने, देखो ये रहा, ये रहा 9.5, ठीक है, क्योंकि 50% का 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये हो जाएगा 1,14,000। तो यहाँ पे मुझे फायदा हो गया, 1,14,000 का पड़ गया। अच्छा, यहाँ पे भी साल भर के 12,000 यूनिट तो चाहिए, पर यहाँ पे 9 रुपए 30 पैसे के हिसाब से। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 9.3 कितना हो गया सर? 1,11,600, 1,11,600। तो यहाँ पे और सस्ता पड़ गया। चलो, एक तो ये कॉस्ट हो गई मेरी, ठीक है, तो इसको लिख लेता हूं मैं पॉइंट नंबर ए। एक तो ये कॉस्ट हो गई। अच्छा, दूसरी कॉस्ट कौन सी है सर? दूसरी कॉस्ट है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी जितना मैं ऑर्डर करूंगा। मुझे बताओ जरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालूंगा सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आइए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स? अरे हाँ, सबसे पहले मुझे निकालना है सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मुझे बताओ साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है? 12,000। और कितने लॉट मंगाऊंगा? 321 यूनिट के लॉट में मंगाऊंगा, 321 यूनिट के लॉट में मंगाऊंगा। तो अगर मुझे 12,000 मंगाने हैं, आओ जरा डिवाइड करें, 12,000 मंगाने हैं और 321 321 321 के लॉट में मंगाऊंगा, तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा सर? ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसको आप राउंड फिगर कर देना, 38 ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस में कि 12,000 आपको साल भर के चाहिए, और 12,000 साल भर के चाहिए आपको, और कितने लॉट में मंगा रहे हैं सर? 2,000 के लॉट में मंगा रहे हैं। तो 12,000 डिवाइड बाय 2,000, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे? यहाँ ऑर्डर करेंगे 6 ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर, यहाँ पे भी 12,000 साल के चाहिए, पर यहाँ पे मेरा ऑर्डर होगा 5,000 का। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 2.4 नहीं होगा, मतलब इसको बढ़ा के हम कितना कर देंगे? 3 कर देंगे, क्योंकि कभी भी ऑर्डर पॉइंट्स में नहीं हो सकते, या तो पूरे कम होंगे या पूरे ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये इतने तो मेरे ऑर्डर हो गए। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। भाई एक ऑर्डर मंगाने की कितनी कॉस्ट होगी? अच्छा, क्वेश्चन में गिवन थी, एक ऑर्डर मंगाने की कितनी कॉस्ट थी? हमने समरी में भी लिखा था, कितना था? ये रहा, 15 रुपए। कितनी थी? 15 रुपए। तो अगर 38 ऑर्डर मंगाने हैं और एक ऑर्डर के 15 रुपए, और 15 रुपए और 15 रुपए, तो मुझे बताओ टोटल मेरा कितना होगा? सर मैं आपको बता दूं, ये होगा आपका 38 × 15, कितना हो गया? 570। कितना हो गया? 570। तो ये मेरी पॉइंट भी आ गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये हो गया सर 570। अच्छा, यहां बताइए कि 15 होंगे और 6 ऑर्डर, कितने हो गए? 90 रुपए। और यहाँ पे होंगे सर 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 45 रुपए, सिर्फ 45 रुपए। आपको दिख रहा है जैसे जैसे मेरा लॉट साइज बढ़ता जा रहा है, मेरे ऑर्डर नंबर कम हो गए, और ऑर्डर नंबर कम हो गए, तो एक बार ट्रक को मंगाने के पैसे या रिक्शे के पैसे भी मेरे बच गए, कम हो गए। क्लियर है? हाँ जी, आगे बताइए। अब मुझे करना है क्या? कैरिंग कॉस्ट। आओ कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट, मुझे बताइए कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? सर सिंपल है, जितने यूनिट आप कैरी करोगे, कितने यूनिट कैरी करते हैं सर? हमारी अजम्पशन होती है जितने मंगाओगे उसके आधे कैरी करोगे। तो हम लिखेंगे यूनिट्स टू बी कैरिड, यानी गोडाउन में कितने रखोगे सर? जितने मंगाएंगे उसका आधा। यहाँ कितने मंगा रहे थे? 321, यहाँ मंगा रहे हैं 2,000, और यहाँ मंगा रहे हैं 5,000। तो जितने आप मंगाओगे आधे गोडाउन में डाल दोगे और आधे प्रोडक्शन में।
तो ये हो जाएगा सर 321 डिवाइडेड बाई 2, 2000 डिवाइडेड बाई 2, 5000 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे बताइए 321 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 160.5 पर पॉइंट में नहीं आ सकता, इसको 161 कर दो। ये तो आपका सीधा सीधा 1000 हो गया, यानी इतने यूनिट आप रखोगे और ये कितने हो गए आपके 2500। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो इतने यूनिट आप रखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाला था अभी अभी, कितना निकाला था देखो, कितना निकाला था सर? ये हमने निकाला था यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, ये रहा 3.5। तो 3.5 3.5 3.5 नहीं, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे ही कैच है इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है आओ जरा समझो, लिखना शुरू करिए फिर मैं आपको बताता हूं क्या कैच है। नोट, थोड़ी जगह छोड़ देना, लिखिए सिंस लिखिए सिंस प्राइस पर यूनिट इज चेंजिंग, प्राइस पर यूनिट इज चेंजिंग इन ऑल 3 ऑल्टरनेटिव्स। तीनों ऑल्टरनेटिव्स के अंदर प्राइस चेंज हो रहा है, एक में 10 है, एक में 9.5 है और एक में 3.5 है। ठीक है, आगे लिखिए हेंस द कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज, the carrying cost given in percentage on per unit will also change। तो आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट जो आप निकालते थे वो भी चेंज हो जाएगी। तो मेरा EOQ पे, ये तो मैं निकाल चुका था, मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी EOQ पे? सर ये तो अभी निकाली थी हमने, कितनी? 3.5 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले केस में, सर दूसरे वाले केस में मेरी कैरिंग कॉस्ट जो है 2000 यूनिट्स वाले केस में मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी निकलेगी? देखो जरा, अब यहां पे समझो जरा, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? उसने कहा था कि भाई 2 रुपए तो फिक्स होंगे, प्लस जितने का आपका सामान है, इस बार सामान की कॉस्ट बदल गई, 9.5 हो गई, उसका कितना परसेंट? 15%। ये बदल गया, पहले 9.5 की जगह क्या था? 10, तो 3.5 हो गया था दोनों को मिला के, लेकिन अब ये 9.5 हो गया है, तो ये 15% अब इस 9.5 पे अप्लाई होगा, इस वजह से मेरी कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी। आइए कैलकुलेटर पे टाइप करिए 9.5 मल्टीप्लाई बाय 15% और प्लस कर दो इसमें 2, तो ये होगा आपका 3.425। अब क्लियर हुई बात? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा अल्टरनेटिव है वहां पे मेरे 5000 यूनिट्स हैं, तो मेरी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? उसने फिर वही कहा कि 2 रुपए तो सर लगेंगे लगेंगे, जितने का सामान है, और इस बार सामान कितने का हो गया? 9 रुपए 30 पैसे का, उसका 15%। तो 9.3 मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस 2, ये हो गया 3.395। लो बताओ समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? 3.395। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि अगर आपका परसेंटेज में गिवन है, अगर परसेंटेज में गिवन है और परसेंटेज में गिवन है और प्राइस पर यूनिट बदल रहा है, परसेंटेज में गिवन है कैरिंग कॉस्ट और प्राइस पर यूनिट बदल रहा है, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी बदलेगी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी बदलेगी। तो ये हमारा पर यूनिट निकला और ये भी पर यूनिट निकला। तो अब जरा बताओ, मैं कितना कैरी करूंगा? 161, और एक को कैरी करने में कितने रुपए लगेंगे? 3.5 रुपए। एक यूनिट पे कितना खर्चा? 3.5। अच्छा, यहां पे कितना खर्चा आया था? 3.432।
और यहाँ पे एक यूनिट पे 3.395। तो क्या आप मल्टीप्लाई करके मैं आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर। 3.5 मल्टीप्लाई 161, ये तो हमारा आएगा कितना? 563। एक्चुअली ये 563 नहीं, ये आना चाहिए आपका, हाँ 560, ये इसके आसपास ही आएगा 563। मैंने वैसे आपको कहा था, समझो जरा, कि ईओक्यू पे मेरी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है। ये कैरिंग कॉस्ट और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है। देखो ये लगभग बराबर आ रही है, ये पॉइंट की वजह से फर्क आ गया, वरना लगभग बराबर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरे में बताओ जरा कितना है सर? यहाँ पे होगा कितने कैरी कर रहा हूँ? 1000 कैरी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3.423 एक यूनिट पे खर्चा, तो यानी कि किराया देना पड़ेगा 3432 रुपए का। अच्छा, लास्ट में बताओ 2500 मल्टीप्लाई 3.395, ये हो जाएगा सर 8487। अच्छा, ये तो पॉइंट में आ सकता है, 8487.5। 8487.5। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट सी। अब टोटल कॉस्ट निकाल लो इन सबको ऐड करके। आओ, टोटल कॉस्ट। तो जहां मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी वो मेरे लिए सबसे बेटर लॉट साइज होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जरा, कितना है जरा पहले वाले में देखो। पहला है सर 570 प्लस 563 प्लस, और खरीदने की कॉस्ट भी तो थी, ये रहा 1,20,000। टोटल हो गया 1,21,000। 1,21,133। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बताओ, ये हो गया सर, शुरू से शुरू करते हैं। खरीदने की कॉस्ट है 1,14,000 और 90 रुपये और 3432, तो यहाँ आ गया 1,17,522। हाँ देखो, कॉस्ट कम हो गई। यहाँ 1,21 लग रहे थे, यहाँ 1,17 लग रहे हैं। अच्छा, सी में आते हैं, 1,11,600 प्लस यहाँ पे लगेंगे 45 और ये लग जाएंगे 8487.5। ये हो जाएगा सर आपका 1,20,132 रुपये 50 पैसे। अब मुझे बताइए लीस्ट कॉस्ट कहाँ पर है सर? लीस्ट कॉस्ट यहाँ पर है, तो ये मेरा बेस्ट ऑर्डर साइज हो जाएगा, क्योंकि जहां मेरी कॉस्ट सबसे कम। ठीक है, तो मेरा बेस्ट ऑर्डर साइज हो जाएगा 2000 यूनिट्स का। तो हम कहेंगे कि भैया आप 2000 यूनिट्स के अंदर अंदर मंगाओ, मतलब 2000 यूनिट्स के लॉट साइज में मंगाओ, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो। ईओक्यू पे भी कम नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि सर आपको वहां पे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, चलो बताओ क्या समझ आया या नहीं आया? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा, और ये 2014 में आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, इजी है, कि आपको बता रहा है कि भाई कितने आपके एनुअल रिक्वायरमेंट है। देखो ये पर एनम है, फिर ये भी दे रखा है एट अ कॉस्ट, ये इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 500 रुपये एक ऑर्डर की। कैरिंग कॉस्ट 5 रुपये पर ईयर है, वैसे मुझे पर ईयर चाहिए होती है, और मुझे किस पे चाहिए? ये एक यूनिट पे। तो इस 90 रुपये पे 5% अप्लाई कर दूंगा तो मुझे कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। फिर कह रहा है नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा देखो, इसने लीड टाइम भी जोड़ दिए यहाँ पे, लीड टाइम दे दिया 20। सेफ्टी स्टॉक हमारा कुछ भी नहीं है, एज्यूम 300 वर्किंग डेज है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, एक तो ईओक्यू निकालना है, उसके बाद रीऑर्डर लेवल निकालना है। रीऑर्डर कैसे निकलता था सर? बुरी पोजीशन आ गई, रिश्तेदार आ गया, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। अब देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं दे रखा, नॉर्मल दे रखा है, तो मैं मैक्सिमम की जगह क्या लेना पड़ेगा? नॉर्मल। अच्छा, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम भी नहीं दे रखा, टाइम कितना दे रखा है? 20 दिन दे रखे हैं, तो यहाँ तो नॉर्मल 20 दिन मुझे लेने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो, फिर कह रहा है इफ 1% डिस्काउंट दे रहा है, देखो वहां पे भी डिस्काउंट था, यहाँ पे भी डिस्काउंट है,
और बाय द सप्लायर फॉर द परचेज, और कह रहे लॉट साइज कितना हो जाएगा 18,000। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। तो क्या करोगे फिर? आपको वहां पे तो 3 ऑल्टरनेटिव थे, यहाँ पे कितने ऑल्टरनेटिव होंगे? 2। दोनों की कॉस्ट निकालोगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, जिसमें सबसे कम होगा वो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाता है। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। चल, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपको पढ़ा के। होप सो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे रिपीट होने चाहिए। ठीक है, और ये होमवर्क भी आपका होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चल, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय और टेक केयर।